हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हाँ, कितने दिनों बाद ये बोलने को मिला। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम्हारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम निपटे और मैं आऊँ तुम्हें फिर से बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि अब तो बिजनेस स्टडीज का ही बोर्ड एग्जाम बचा है और अपने सारे एग्जाम्स की तरह उसमें भी हमें मस्त धूम मचा कर आनी है। तो बच्चों, धूम मचाने के लिए सारा प्लानर तुम्हारे साथ शेयर किया जा चुका है। अब तो बस हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो बच्चों, तैयार हो ना? तो आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता पास, तब तक सारा का सारा सिलेबस एक सिस्टमैटिकली तरीके से और बहुत ही शानदार और धुआंधार तरीके से। और ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज का एक नया नाम है और इस सीरीज का नाम क्या है? विजयी भव सीरीज, मिशन 100 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे 100 में से 100 की तैयारी है और तुम्हें अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में विजयी भव कराना है, तो इसीलिए उसी तरीके का प्लानर बनाया गया है। ये सीरीज उसके लिए भी है जो अपनी तैयारी कर चुका है, बस एक रिवीजन मोड में है क्योंकि एग्जाम है तो पढ़ाई तो करनी ही है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो अब तक ये कह रहे हैं, मैम अब तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब बताओ ना, क्या अब पढ़ के पास हो जाएंगे? क्या अब पढ़ के अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या? हाँ बेटा, ये सीरीज उनके लिए भी है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, सीरीज को सीरियसली फॉलो करना है। और कोई बात नहीं, पूरे साल पढ़ाई नहीं भी करी तो कोई बात नहीं, तुम इन गैप डेज में ही पढ़ाई करो और मस्त विजयी भव बनो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी विद ऑल द कीवर्ड्स कवर्ड, सारी एक्रोनिम्स, सारी कीवर्ड्स, सब कुछ बताऊंगी। बस तुम्हें ध्यान से सुनना, समझना है, सारी मेन बातों को नोट डाउन करना है और चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो लगाओ अपनी अटेंडेंस, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्रोनिम्स है यहाँ पर। मैं आपको टॉपिक के साथ एक्रोनिम्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जब मैं टॉपिक दिखाऊंगी आप खुद अपने हाथ से वहां पर एक्रोनिम लिखेंगे अपने रजिस्टर के अंदर और साथ साथ सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को समझना होगा ना बच्चों। ये मैनेजमेंट वर्ड आप लोगों ने ज़्यादातर अपने स्कूल में सुना होता है ना। आप कहते हो कि हमें मैनेजमेंट के पास जाना है, मैनेजमेंट सुनती नहीं है। हॉस्पिटल में बात करते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट खराब है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट खराब है। ये जो आपने मैनेजमेंट वर्ड इतना सुना है, आखिरकार ये मैनेजमेंट क्या है? क्या ये मैनेजमेंट किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है? नहीं बच्चे, मैनेजमेंट को बोला जाता है हमारे बिजनेस स्टडीज में दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब ही है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं हो रही है और यहाँ पे कोई व्यक्ति अकेले काम भी नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम खुद काम करेंगे भी, हम लोगों से काम कराएंगे भी, है ना। जैसे कि एक हॉस्पिटल अगर चलाया जा रहा है तो एक हॉस्पिटल में एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा, उसके अलावा डॉक्टर्स होते हैं, अदर स्टाफ होता है। तो यहाँ पे जिस भी बंदे का वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अकेला वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो खुद भी काम कर रहा है, बट वो लोगों से भी काम करा रहा है। और उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए उसने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करे होंगे। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मैनेजमेंट बनती है। तो इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? जहाँ पर हम काम करते भी हैं और काम कराते भी हैं, यानी कि हम उनके साथ साथ काम करेंगे भी और उन लोगों से काम कराएंगे भी। अब वो काम क्या है? वो काम होगा बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव। जिस पर्पस के लिए हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया है, उस पर्पस को फॉलो करने के लिए, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब ये जो हमारा पर्पस है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करते टाइम हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। अब वो 2 बातें कौन सी होती है? वो 2 बातें हैं कि हमारा जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? देखो, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि काम सही समय पर हो, सही काम सही समय पर हो जाए। क्योंकि देखो, वक्त निकल जाने के बाद अगर काम करोगे तो क्या ही फायदा। जैसे कि हमारा राजू कहता है क्लास 12th में 90% अबव मार्क्स लेकर आऊंगा, लेकिन राजू भाई को ये बात तो समझनी होगी ना कि ये 90% मार्क्स उसे इसी साल लेकर आने हैं। अब इस 90% को लाने के लिए अगर वो 3 साल लगा रहा है तो क्या ही फायदा है। और ऐसा भी हो सकता है कि राजू ने इसी साल 90% मार्क्स हासिल तो कर लिए, लेकिन उस 90% को लाने के लिए खूब सारा पैसा खर्च किया।
तो क्या ही फायदा हुआ ऐसे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का। हमें तो ये करना है कि हमारा काम समय पर भी हो जाए और कम से कम कॉस्ट के साथ भी हो जाए। तो काम समय पर अगर हो जाता है तो इफेक्टिवनेस है, और कम से कम कॉस्ट पर हो जाता है तो एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की प्रोसेस को जो फॉलो किया जाता है, तो इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। और एफिशिएंटली इसलिए भी हो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और एनवायरनमेंट हमारा लगातार बदल रहा है। तो 3 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? प्रोसेस, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, अब इन्हीं 3 कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप बोल रहे हो मैम प्रोसेस, तो प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि बेटा इस प्रोसेस के अंदर कुछ प्राइमरी फंक्शंस है जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन पांचों के ऊपर पूरे चैप्टर्स है और पूरा डिस्कशन हम लोग उसके ऊपर करेंगे। और ये पांचों के पांचों फंक्शंस जो है वो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है ताकि उसका काम हो जाए। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं, तो आपका मैनेजमेंट उसके लिए प्लानिंग करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ होता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और जिस दिन परफॉर्मेंस हो रही होती है और जब बोर्ड एग्जाम ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग होती है, चेक किए जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट परफॉर्म करता है ताकि काम पूरा हो सके। ठीक है, पर काम कैसे पूरा हो? वो इफेक्टिवनेस के साथ, विच मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। तो बेटा यहाँ पर कीवर्ड क्या है? जब आपको पहचानना होगा इफेक्टिवनेस, तो वहां आप कीवर्ड क्या देखेंगे? राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क या कंप्लीटिंग द राइट टास्क विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि सही समय पर काम को कर लेना इज इफेक्टिवनेस। बट एफिशिएंसी का मतलब क्या है? काम तो कर लिया हमने सही समय पर, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ। सो कंप्लीशन ऑफ द टास्क यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि काम पूरा करना है, समय पर भी करना है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ। और इसके लिए मैं एक और चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगी, डूइंग द टास्क करेक्टली। डूइंग द टास्क करेक्टली यानी कि जब आप काम को सही तरीके से करते हैं ना, तभी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। जैसे कि अगर मेरी मम्मी ने कहा था ना मुझे कि दाल मखनी बनाओ, बट मुझे नहीं बनानी आती थी, तो मैं वेस्टेज कर रही थी, मैं उसको सही तरीके से नहीं बना रही थी, तो वेस्ट हो रहा था। टाइम पर बना रही थी लेकिन वेस्टेज हो रही थी। तो जब हम काम को सही तरीके से करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डूइंग द टास्क करेक्टली इज एफिशिएंसी, बट डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, सो कीवर्ड नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलो अब इन दोनों के बीच में ना हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखो अभी डिफरेंस क्या कहता है बेटा? मीनिंग है सबसे पहले हमारे पास, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर टाइम की बात होती है कि वर्क कंप्लीट भी होना चाहिए, यानी कि टास्क सही भी होना चाहिए सही समय पर। बट एफिशिएंसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में हमें उस काम को पूरा करना है। अब सिंपल वर्ड्स में क्या है? डूइंग द राइट थिंग्स, और यहाँ पे क्या है? डूइंग थिंग्स करेक्टली। और करेक्टली कैसा होना चाहिए? इन कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी हमारे एंड रिजल्ट है बेटा, एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो टाइम पे पूरे हो जाए। और यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव है? टू परफॉर्म द टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कम से कम कॉस्ट के साथ काम को पूरा करना। मेन फोकस टाइम है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स है। मेन फोकस है कॉस्ट, स्पीड और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक बच्चे, समझ आ गया ना सबको? चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। बेटा मैंने स्टार्टिंग में एक्रोनिम्स दिखाई हैं, तो फटाफट से हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्रोनिम लिखो, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो। ठीक है, एक्रोनिम के अकॉर्डिंग में ही उसके सीरियल में ही आप लोगों को सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे मैनेजमेंट कैसा होता है? नालायक, निकम्मा, ऐसा भी मत बोलो यार मैनेजमेंट को। देखो अब मैनेजमेंट कैसा होता है ये समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है? कि बिना किसी गोल के तो मैनेजमेंट नहीं है ना। आज अगर आप यहाँ पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो ना बेटा, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके दिल में एक गोल है। आज आप क्यों बैठ रहे हो? अगर आपका कोई गोल नहीं होता ना तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते। आपका एक गोल है, चाहे आपका गोल भाई अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने का है, कोई 100 आउट ऑफ 100 लाने की सोच है, कोई सिर्फ पास होने की सोच है, कुछ भी है, वट एवर इट इज, बट है तो ना। क्योंकि आपके पास एक गोल है तभी आप यहाँ पर मेरे बनाए गए प्लानर को फॉलो करो, यानी कि वो जो मैंने मैनेजमेंट सेट करके दे दिया ना तुम्हें, तुम उसको फॉलो कर रहे हो।
तो मैनेजमेंट हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है और गोल इज द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। गोल इज द बेसिक रीजन, ऑब्जेक्टिव्स, ये जितने भी गोल्स हैं क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मैनेजमेंट चल रही है उसके एग्जिस्ट होने का बेसिक रीजन ही होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बिना गोल के कोई मैनेजमेंट का काम ही नहीं हो रहा है। आपने एक फैक्ट्री ली, उसके पीछे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। आपने एक हॉस्पिटल खोला, उसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है। आपने स्कूल खोला, उसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है। आपने छोटी सी चाय की दुकान खोली, उसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट स्टार्ट ही वहीं से होता है जहां पर गोल आता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, हर जगह पर है, ऐसा कहीं नहीं होता। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी में मैनेजमेंट होता है। तो यहां पर बोला गया कि मैनेजमेंट क्या है कि चाहे आप एक प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, आपकी बहुत बड़ी फर्म है, आपकी बहुत छोटी फर्म है, चाहे किसी भी तरीके का आप काम करते हो, हर जगह पर मैनेजमेंट होता है। बट यस, मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का तरीका अलग है। हर कोई अपने हिसाब से मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। जैसे कि जर्मनी, जापान, इंडिया, हर जगह पर मैनेजर्स होते हैं ना, लेकिन हर जगह का मैनेजर अपना काम अलग तरीके से कर रहा है, बट कर वो मैनेजमेंट की प्रोसेस को ही फॉलो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, दैट मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब जगह पर सेम है, वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, चाहे किसी भी तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पर मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि भैया ये बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, इसमें स्टेप्स होते हैं कुछ काम करने के। देखो, तुम्हें किसी चीज का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तुम्हें एक नॉर्मली एक इवेंट भी अगर ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले तो तुमने काम के बारे में सोचा ना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सो देयर इज अ वर्क, है ना, एक काम है तभी तो मैनेजमेंट है। उसके बाद वो काम करेगा कौन, ऐसे चुटकी बजा के तो काम नहीं हो जाएगा ना जी, मैंने चुटकी बजा दी, मेरे बच्चों के 100 में से 100 आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब काम किस किस को करना पड़ेगा, एक तो हम मजदूर है ही तुम्हारे, तो हम काम करेंगे और हमारे साथ तुम काम करोगे, इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सबसे पहले क्या किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सोचा, बालकों को 100 में से 100 दिलवाने हैं, सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आया। उसके बाद कौन दिलवाएगा, कोई फरिश्ता आएगा क्या दिलवाने के लिए, नहीं भाई, हम जैसे मजदूर आएंगे दिलवाने के लिए, तो भाई मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। अब लोग भी आ गए, काम भी सोच लिया, काम करो तो सही उस काम को, तो बनाया ना प्लानर, कर तो रहे हो उस प्लानर पे वर्क, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो बेटा 3 चीजें आती है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि काम सोचना है, क्योंकि बिना काम के तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा एसेट है हमारे बिजनेस का, और उनसे काम निकलवाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब लोगों से काम कराने के ना भाई 2 तरीके होते हैं, क्या, डीलिंग विद द पीपल एज एन इंडिविजुअल, कि या तो हर एक को एक एक इंडिविजुअल लेके चलो, जैसे कि मैंने तुमको कहा कि अरे बेटा कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझे डीएम कर लेना, पर्सनली डीएम करना। तो यहाँ मैं आपके साथ इंडिविजुअली डील कर रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली आप लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हूँ। बट अगर मैंने कहा कि बेटा मैंने ना एक ग्रुप बना दिया है, सब बच्चे जितने भी आपके डाउट्स है उस ग्रुप में जाकर मैसेज कर देना, मैं इन जनरल आंसर कर दूंगी। सो डीलिंग विद द पीपल एज अ ग्रुप, यानी कि या तो इंडिविजुअली लेकर चल रहे हैं या उन्हें एज अ ग्रुप लेकर चल रहे हैं, तो 2 ही तरीके होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा तरीका क्या है, अच्छा तीसरा हमारे पास इसमें पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपके पास इनपुट भी है, अब आपको उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है बाय फॉलोइंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में जो आपने सोचा अपने लोगों की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसे आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है बेटा, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आज आप अपने 12th बोर्ड एग्जाम की दौड़ में हो, ठीक है, उसके लिए आप अपना सारा काम कर रहे हो, ये पूरा मैनेजमेंट आपका चल रहा है। कल को आपने CUET देना है या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम आप सोचकर बैठे हो, CA फाउंडेशन है, कोई क्लैट देने के बारे में सोच रहा होगा, तो मतलब अलग अलग रास्तों पे आप लोगों ने चलना है आगे जाके, तो आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमारा पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, वहां से शुरू होता है, फिर जाके खत्म होता है कंट्रोलिंग एक एक्टिविटी के लिए, जैसे वो खत्म हुआ फिर दूसरी एक्टिविटी के लिए फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्यों, कीवर्ड क्या है, सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। ये पूरी लाइन वैसे कीवर्ड ही है, आपकी की लाइन है, परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, यानी कि सारे मैनेजर्स हर टाइम इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। मतलब सीक्वेंस है इनका है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, ठीक है। चलो उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
भाई अकेले मेरे काम करने से तो कुछ नहीं होगा ना, मैं यहाँ पर चीख चीख के अपने गले को पूरा यहाँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इसको कहूँ कि गले महाराज आज तुम्हें पूरा काम करना है, तो अकेले मेरे काम करने से तुम्हारे 100 में से 100 नहीं आएंगे ना बच्चे। मेरे साथ साथ तुम सबको काम करना है, तभी तो हम लोगों का जो मिशन 100 आउट ऑफ 100 है ये पूरा हो पाएगा। ये विजयी भव तुम तभी तो होगे जब थोड़ा सा काम भी करोगे। और ये काम कैसे करना है, हमें टीम में रहकर करना है। तो मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी बच्चे, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अचीव करना है गोल। और वो गोल किसने सेट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कीवर्ड क्या है, ऑल द इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, बदल जाना। जैसे तू बदल गई ना वैसे मैं भी बदल गया, ऐसे ही बनना है जिंदगी में, है ना। बदलाव बहुत जरूरी है। तो हमारा मैनेजमेंट कहता है कि हम क्यों ना बदले। जैसे जैसे हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट बदलेगा, कंपटीशन आएगा, तो कंपटीशन से लड़ने के लिए खुद को बदलना तो पड़ेगा ना। पुराने तरीके से हम कब तक काम करते रहेंगे। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है कि जैसे जैसे चेंजेस होंगे हमारे आसपास वैसे वैसे हम भी खुद को बदल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है की लाइन, अडेप्ट इटसेल्फ, मैनेजमेंट अडेप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि भाई जैसे जैसे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर कुछ शैतानी कर रहा है, भाई हम भी करेंगे। हमने देखा हमारा कॉम्पिटिटर 10% डिस्काउंट लेकर आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स पे, हमने कहा हम भी कुछ ऐसा लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि हमें भी तो मार्केट में सर्वाइव करना है ना। तो मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है, डायनामिक फंक्शन है। उसके बाद मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। अब तुम सोचो कि मैं मैनेजमेंट को जाके छू लूं, नहीं भाई तुम नहीं छू सकते। मैं उसे देख लूं, नहीं भाई तुम नहीं देख सकते। ये तुम्हारी फीलिंग की तरह होता है, छुपा कर रखना है, दिखता नहीं है, ऐसे फील होता है। कैसे फील होता है, जब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज ऐसे हंसते खेलते दिखे, है ना, खुश दिखे, एम्प्लॉयज आर हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन और टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, कोई कियोस नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। तुम एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाने के लिए, टाइम पे तुम्हें सारी चीजें सर्व की जा रही हैं, सारे एम्प्लॉयज तुम्हें दिख रहा है कि भाई बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, आपस में इनको कोऑर्डिनेशन ही बहुत अच्छा है। तुम कहोगे ना यहाँ का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको देख छू नहीं सकते, बट इसको जस्ट फील किया जाता है। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबको क्लियर हो गई बढ़िया तरीके से। चलो आगे चलते हैं। देखो मैं यही सोच के पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें अब तक कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक चीज ना बहुत बारीकी से बता रही हूँ। तो अगर किसी को लग रहा है फटाफट फटाफट करो मैडम, तो बेटा मेरे वन शॉट्स भी है चैनल पे, आपको वो देखना था, उसको देख के भी काम चला सकते हो। बट ये सीरीज ऐसी है कि जीरो से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। अब जब मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए ना, तो उसने 3 चीजों को माइंड में रखा कि हमारे साथ क्या क्या है और कौन कौन से लोग जुड़े हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा कि सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ना मेरा खुद के लिए है, क्योंकि अगर मैं खुद ग्रो करूंगा तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक पेड़ होता है ना बच्चे, जब जितना ज्यादा फल फूलता है एक पेड़, है ना, तो उसके साथ साथ जो उसके फल होंगे वो भी तो उतने बढ़िया बढ़िया तरीके से तुम्हें दिख पाएंगे ना। तो इन द सिमिलर वे एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाए तो उसने 3 ऑब्जेक्टिव बनाए। कौन कौन से, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपना खुद का रखा, सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हो। दूसरा कि भाई हम सोसाइटी में काम करते हैं, ये सोसाइटी ही है जो हमें बनाती है और बिगाड़ती है, इसके बिना हम लोग कुछ नहीं है। इस सोसाइटी से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपने साथ लेकर चलने हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव बनाया। तीसरा भाई समाज सेवा का काम भी करना था ना। तीसरा हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे एम्प्लॉयज, हमारे पर्सनल, उन्हें कैसे भूल जाए हम, उनके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है भाई, मैनेजमेंट ये कहती है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात होती है जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो उसके अंदर हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कि हम मार्केट में एंटर हुए, अब एंटर हुए हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में सबसे पहले ना हमें सर्वाइव करना होता है। जब हम कहीं किसी नई नई जगह पर भी आते हैं ना, तो सबसे पहला तो बेटा यही होता है कि हमें सर्वाइव करना है। अब सर्वाइवल की सिचुएशन क्या है, हमारा राजू लगा के बैठा है ना मोमो की ठेली, मोमो की ठेली उसने लगा रखी है। अब भाई ऑलरेडी बहुत सारे लोग लगाकर बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले तो उसको सर्वाइव करना था। अब सर्वाइवल कब होता है, सर्वाइवल तब होता है कि जब तुम जितना पैसा खर्च करते हो उतना तुम कमा लो। तुमने सुबह अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, तो शाम को तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपए आ रहे हैं, सो दिस इज सर्वाइवल, विच मीन्स
टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, यानी कि कम से कम इतना पैसा कमा लो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। बट एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्वाइवल से नहीं चल सकता, उसे प्रॉफिट भी चाहिए। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, फॉर द पर्पज ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। आपको एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना। और तुम बिजनेस करो किसके लिए? बिजनेस होता ही प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की सिचुएशन तुम्हें कब दिखेगी? प्रॉफिट की सिचुएशन दिखेगी जब तुम्हारे रेवेन्यूज तुम्हारी कॉस्ट से बढ़ जाएंगे। खर्च 100 रुपए करो, जब 500 रुपए आ रहे हैं, सो दिस इज प्रॉफिट, है ना। विच मीन्स अर्निंग द एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो। सर्वाइव भी करना है, ग्रो भी करना है, ताकि आप सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे चलाते रहे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही की लाइंस है। टेक्स्ट ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? खुद को बढ़ाना है भाई। आज एक ठेले के साथ है, आज 3 ठेले, 4 ठेले, 5 ठेले, भाई बढ़ानी है अपनी दुकान, फिर बहुत बड़ी दुकान भी खोलनी है ना। आज 1 ब्रांच खोल रखी है, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, हमें ग्रो करना है। आज 10 कस्टमर है, फिर 100, 1000, 2000 बढ़ाना है। एक प्रोडक्ट में है, कल को 10 प्रोडक्ट करने, ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके? ग्रोथ के। तो बेटा हर बिजनेस ये कहता है कि हमें ग्रो करना है। और ग्रो क्या, कैसे आप देख सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ? हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। कैसे वो अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि उनकी सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ने लग जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप कहोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से यहाँ पर हम सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना एट रीजनेबल प्राइस पे, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक अमेनिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव में आती है। तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना रीजनेबल रेट पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर देना, उसके बाद बेसिक अमेनिटीज दे देना जैसे कि स्कूल्स या क्रैचेस टू द एम्प्लॉयज। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस वाले पॉइंट में, जब उन्हें ये दिखता है ना कि लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज टू द एम्प्लॉयज। अब वो अमेनिटीज किस फॉर्म में दी जा रही है? जैसे कि स्कूल्स में के बच्चों को एडमिशन दिलवाया जा रहा है, क्रचेस में उनके बच्चों को भेजा जा रहा है। तो बेटा ये उनकी फैमिली के लिए बेनिफिट है। जब प्योर एम्प्लॉयज के बारे में बात होगी तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉय को जो उसकी फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव में ही लिखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा जो एम्प्लॉयज है उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव। अब एम्प्लॉय कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हमें भी अपनी 3 जरूरतों को पूरा करना है। अब उसकी पहली जरूरत क्या होती है बेटा? उसकी पहली जरूरत होती है उसकी फाइनेंशियल नीड। भाई मैं काम कर रहा हूँ क्यों? पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ ना। अगर मैं आया हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर से निकलकर आया हूँ और तुम्हारे इस गर्मी में मैं बैठा हूँ बिना एसी वाले कमरे में, तो भाई मैं क्यों इतनी दुख और तकलीफ दे रहा हूँ खुद को? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। तो पहली उसकी फाइनेंशियल नीड है कि उसको अच्छी सैलरी मिले और साथ में कुछ बेनिफिट्स मिले। बेटा पर्क्स का मतलब क्या होता है? कुछ इंसेंटिव्स, कुछ बेनिफिट साथ में मिले। जब उसे अच्छा पैसा मिलता है ना, तो उसकी दूसरी नीड आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, कि भाई मेरी जॉब कितनी सिक्योर है, मेरी इनकम स्टेबल भी है या नहीं, मुझे एक पहचान मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर मतलब क्या होता है? ग्रुप, कि मुझे मेरे ग्रुप में पहचान मिलती भी है या नहीं मिलती है। और तीसरी आती है उसकी हायर लेवल ऑफ नीड, जहां पर वो ये कहता है कि मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना है, मुझे अपने करियर बनाने के लिए काम करना है, मेरा प्रमोशन भी होना चाहिए कल को आगे जाके। तो ये सारी नीड्स होती है हमारे पर्सनल की। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स, अब आपने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया ना, अब आपको वही सेम लगेगा, बस हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट की एक बहुत ही खास बात है कि ये सभी को अपने अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। भाई हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने गोल के लिए काम कर रहा है। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका अपना गोल है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि हमें बजट को मेंटेन करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें एडवर्टाइज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स कर सके। तो हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करता है कि वो आपको कहेगा कि आप जो टीम हो ना, आप कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ ताकि आप अपने गोल्स अचीव करो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, मतलब ग्रुप गोल्स भी आपके यहाँ पर अचीव हो पाए। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। अभी पीछे पढ़ के आया ना, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम कॉस्ट।
कॉस्ट कम हमेशा कब होती है? जब आप सही तरीके से काम करते हो। और सही तरीके से आपको कौन से काम करना है? वो 5 फंक्शन। आपने अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सही करी होगी तो आप एफिशिएंटली अपना काम करोगे। तो बच्चे यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी से काम करता है, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। डायनेमिक का मतलब वही बदल जाओ, बदलती हुई दुनिया के साथ तुम भी बदल जाओ। क्यों? क्योंकि हमें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, अपने कॉम्पिटिटिव एज बनाना है। अब कॉम्पिटिटिव एज बनाने का मतलब क्या होता है? अपनी एक अलग पहचान, कि भीड़ में भी ना तुम अलग दिखो। अब तुम्हें अगर भीड़ में अगर अलग दिखना है तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा ना, खुद को बदलना पड़ेगा, सबके जैसा थोड़ी ना रहना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज की मदद करता है कि वो, जैसे कह रहे हैं ना कि यार चेंज को एक्सेप्ट करने मना कर देते हैं। मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना, लोग बड़े नालायक होते हैं। मैनेजमेंट कहता है कि यार ये काम करना है, नए तरीके से करेंगे, वो मना कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नया काम हम नहीं कर सकते। अरे भाई सुन लो, समझ लो, कब तक पुराने तरीके से काम करते रहोगे? तो ये जो मनाही हो रही है ना, उसको अडेप्ट करने में मैनेजमेंट मदद करता है। ठीक है, कि भाई जैसे सिचुएशन बदल रही है उस सिचुएशन के साथ हमें सर्वाइव करना है। क्यों? दिस इज द कीवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्केट में अपना कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई तुम तो अपने अपने बारे में बात करे जा रहे हो, मैनेजमेंट हमारे बारे में भी तो बात करो। हमारा था ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैनेजमेंट कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। कि आप एक काम करो, आप मुझे वीक के 100 यूनिट्स पर वीक 100 यूनिट मुझे बेच दो, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 10% की कमीशन दूंगा आपकी सैलरी के अलावा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव था, तो हमने आपको दे दिया तरीका। जो इस मंथ में ये वाला टारगेट पूरा कर देगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन लेना इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और भाई हमारा टारगेट जो दिया है हमने वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करता है कि आप अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हो व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए हो, बिल्कुल वही वाली बात है सारी, कि मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए काम करता है। सेम वही पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि यहाँ पे सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई। चलो वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हमारे मैनेजमेंट के 3 नेचर हमें देखने को मिलते हैं, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। अब सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या है? आर्ट है एक कला, है ना। अब जब कला को डिस्क्राइब किया जाता है ना बेटा, तो जैसे कि अक्सर मुझे आदत है कि मैं कभी कभी जब किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ, कोई ना कोई गाना गाती रहती हूँ। फिर पीछे से मेरी मम्मी की आवाज़ आती है कि अरे बेटा देखना जरा बाहर कौन रो रहा है। फिर मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि नहीं मम्मी वो तो मैं गाना गा रही थी। फिर मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि जब तुम्हारे अंदर ये स्किल ही नहीं है तो बेटा तुम क्यों हमारे कानों को परेशान करती हो। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे कीवर्ड दिया। क्या है वो कीवर्ड? स्किल। आर्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्किल। जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट है एक स्किल, और ये जो स्किल होता है ना, इसके अंदर होती है कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज, कहीं ना कहीं अंदर से आता है ना ये स्किल। आप और इस स्किल के ऊपर जब आप वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप इसके ऊपर लर्निंग करते हो, स्टडी करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका ये जो स्किल है और निखर कर आता है। सो यही डेफिनेशन होती है हमारी आर्ट की। तो बेटा आर्ट क्या है? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। अब पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? भाई हमारे पास सिंगर्स तो बहुत सारे हैं, भाई सारे सिंगर्स अलग अलग तरीके से गाना गाते हैं ना। अगर तुम अरिजीत सिंह को सुनोगे वो अलग तरीके से गाना गाता है, आप सुनिधि चौहान को सुनोगे वो अलग तरीके से गाना गाती है। तो भाई सिंगर्स है सब, बट सबका अपने आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग होता है, बट स्किल्स तो इन सब में है। ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ना अंदर से होता है, ये एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उनकी जिसको उन्होंने बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसी से निकलेंगे इसके 3 फीचर्स। जैसे कि पहला फीचर, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, चाहे कोई सिंगर है, डांसर है, पेंटर है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ी है अपने उस स्किल की। आप देख लो, पेंटिंग आपके 12th क्लास में एक सब्जेक्ट होता है पेंटिंग, उसका भी थ्योरेटिकल पेपर होता है, म्यूजिक का भी पेपर होता है। तो पेपर हो रहा है थ्योरेटिकली, दैट मीन्स थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है तभी तो। और
क्या हमारे मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है? भाई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होती तो इतना सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे होते? हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी है हमारे इसके अंदर, सब कुछ प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं, बट यस इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी भी तो है ना। तो यस, जैसे आर्ट में थ्योरी होती है ऐसे मैनेजमेंट में भी एक थ्योरी होती है। दूसरा फीचर क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर कोई अपनी आर्ट को अलग अलग तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर मैनेजर, क्या मैनेजर भी अपने मैनेजमेंट के वर्क को अलग अलग तरीके से करता है? करता तो है। मैंने तुम्हें अभी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में क्या बताया था कि इंडिया में भी मैनेजर्स हैं, जर्मनी में भी मैनेजर्स हैं, जापान में भी मैनेजर्स हैं, बट सबका अपने मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग है। तुम दो मैनेजर को सेम प्रॉब्लम दे दो, दोनों अलग अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बेटा हर एक मैनेजर भी अपने उस पर्सनलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पर्सनलाइज्ड वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यस, मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब तुम मान लो तुम्हारे अंदर गाने का स्किल है, बट अगर तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। हम जितना किसी भी चीज पे वर्क करते हैं ना बेटा, उतनी ही चीज वो निखर कर आती है ना। तो एक जो मैनेजर होता है ना, वो भी जब ये इंटर्नशिप जो होती है ये क्यों होती है, जैसे हमारे सीए के अंदर आर्टिकलशिप होती है, क्यों होती है? ताकि जो भी कुछ आपने पढ़ा है ना आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, तभी तो क्रिएटिविटी आएगी ना, तभी तो आप उस चीज को सीख पाओगे। तो एक मैनेजर अपने डे टू डे एक्टिविटीज में ही यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, ताकि हर दिन वो कुछ नया सीखेगा और उसे ये पता चलेगा कि यार ये प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ये भी बेस्ड होता है, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल होता है चीजों को यहाँ पर मैनेज करने का। तो मैंने की लाइन अंडरलाइन यहाँ पर भी कर दी है, और ये भी हमारे पास की लाइनें डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और यहाँ पर है बेटा एक्वायर द थियोरिटिकल नॉलेज। ठीक, क्लियर? आर्ट है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट? एब्सोल्युटली, मैनेजमेंट इज डेफिनेटली एन आर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो चलो सबसे पहले मैं साइंस समझाती हूँ कि साइंस क्या होता है। बेटा देखो, साइंस में ना कोई भी चीज हवा में नहीं बोली जाती, चीजें हवा में उछाली जरूर जाती है, लेकिन वो हवा में उछाल कर वो चीज नीचे आती है, इसको भी साइंस एक्सप्लेन करता है। तो मतलब साइंस क्या है? साइंस पहली बात तो एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको नॉलेज दी जा रही है ना, उसमें हर चीज में एक सिस्टम है, सिस्टम के बिना कोई काम नहीं है यहाँ पे। और सिस्टम से मतलब क्या है बेटा? यहाँ एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, कि कुछ भी अगर हुआ है ना तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली नॉलेज दी जा रही है आपको, और ये सिस्टमैटिक नॉलेज आपको सच्चाई बताती है, जनरल ट्रूथ, कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, वो सब कुछ सच है। और उस सच्चाई को दे कैन टेस्ट एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी वो लोग उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू उस चीज को प्रूफ भी किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज साइंस। अब इसी साइंस को हमें कंपेयर करना है विद आवर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उसका पहला फीचर ही समझते हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी सामान को अगर हवा में उछालते हैं तो वो नीचे आता है, और देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उन्होंने तो इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, और ऐसे बहुत सारे लॉ उन्होंने एक्सप्लेन करे। क्या मैनेजमेंट भी इस बात को कह सकता है कि मैनेजमेंट के अंदर एक वर्ड में यूज करना चाहूंगी, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप मास्टर हो जाओ उस काम को करने में, जैसे कि अगर आज मैं आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही तो यू कैन से दैट कि मैं बिजनेस स्पेशलिस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिपीटेडली इस काम को कर रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे काम को बांटा है, मैंने कहा सर मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी, तो मैं रिपीटेडली वही काम कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर कॉमर्स के सब्जेक्ट को अपने टीचर्स में बांट दिया, ताकि हर एक पर्सन जो है अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाए और बच्चों को उस चीज़ का बेनिफिट मिले। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही काम होता है। आप जाओ किसी भी डोमिनोज के आउटलेट पे चले जाओ, बर्गर किंग के आउटलेट पे चले जाओ, पिज्ज़ा हट चले जाओ, या किसी भी आप लोग रिटेल स्टोर पे भी चले जाओ, आपने देखा होगा कोई एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर रहा। कैश काउंटर पे कोई है, ऑर्डर लेने वाला कोई है, बिलिंग कोई और कर रहा है। तो उन्होंने काम को बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है? आएगा देखा करो उनके हाथ कैसे फटाफट 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 चलते, क्यों? स्पेशलाइजेशन आ गया है। तो मैनेजमेंट ने भी ये समझाया कि हमने ना एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांटो, छोटे छोटे पार्ट से बांटो, ताकि रिपीटेडली जब वो वर्क करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा, रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी, एफिशिएंसी आएगी। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क लगेगा तो स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी आएगी। ठीक, तो यस, मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सारे साइंस में सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल, दिस इज ट्रू। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? हाँ होता है,
हमारे अभी हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 में हेनरी फ्योल साहब है, हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उन्होंने भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स दी हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर। अब मैनेजमेंट के अंदर जब हम उस प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि रात को उन्हें सपना आया और सुबह जाके उन्होंने ये बात कह दी, नहीं भाई, उन्होंने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाके स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, आउटकम्स निकाले। बट हाँ, आउटकम्स हर जगह पर सेम नहीं निकले। किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका इम्पैक्ट कुछ और देखने को मिला, किसी में उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला, तो किसी में कम। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन आउटकम्स अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ यहाँ पर डील करते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल के आउटकम हर जगह सेम है, तो इनको यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली हुई है, और एप्लीकेशन भी, यानी कि कहीं पर भी अप्लाई करो हर जगह पर ये वैलिड है। बट मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आउटकम सेम नहीं है, और कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इन प्रिंसिपल्स को चेंज भी करना पड़ता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेबिलिटी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नहीं है। तो 3 में से हम कह सकते हैं कि 1.5 जो फीचर है वो हमारा फुलफिल हो रहा है। सो मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, पूरी तरीके से वो केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा साइंस तो नहीं है, इसे हम बोलते हैं इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सो आर्ट और साइंस क्लियर। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नेचर विच इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब बच्चों, जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं ना, तो प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर। अब अगर मैं आपको कहूं कि अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर हूं और आ जाना, कभी भी तुम्हें किसी भी बीमारी का इलाज कराना हो तो मेरे पास आ जाना। अब एक बात बताओ, तुम कहोगे अरे मैम, आप तो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हो, आप तो कॉमर्स टीचर हो, आप डॉक्टर कैसे हो सकते हो? तो तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर डाउट किया। अब डाउट किया तो तुमने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा कि मैम, क्या आपके पास डॉक्टर की डिग्री है क्या? मैंने कहा नहीं। तो आप लोगों ने मुझसे कहा तो फिर आप डॉक्टर कैसे कहला सकती है? तो सीधी सी बात है, किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो प्रोफेशन एक तरीके का ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा काम है जिसमें आप एंटर तो कर सकते हो, बट एंट्री करने के लिए यहाँ पे होते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन विच इज बैक्ड बाय सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि इसके अंदर आने के लिए लेकिन आपको एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन for which specialized knowledge and skills are required, जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ेगी। अब किसी भी चीज को प्रोफेशन कहने के लिए उसके भी कुछ फीचर्स हैं, तो हम फीचर्स को फिर मैनेजमेंट के साथ भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहला फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पर जो भी आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो उसके अंदर सारी चीजें एकदम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी यहाँ पर आप प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हो, दीज आर दी कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सबके अंदर कुछ अपने प्रिंसिपल्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ टर्म्स है, कुछ एक्टिविटीज है, जो सब कुछ मिलाकर आपके इस प्रोफेशनल डोमेन को बनाते हैं। सारे के सारे प्रोफेशंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी के ऊपर अपनी अपनी कुछ बुक्स लिखी जा चुकी हैं, तो सब चीजें वेल डिफाइंड है ना। क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है? मैनेजमेंट के अंदर भी तो सारी चीजें वेल डिफाइंड है। हम मैनेजमेंट को भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर लिखी जा चुकी है, और हम भी तो यहाँ पर मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। तो यस, मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा फीचर आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में एंटर जब आप करते हो तो वहां पर आपको रोक दिया जाता है कि भाई देखो, पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, तब जाके इस प्रोफेशन में एंटर हो पाओगे। जैसे कि हो सकता है आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना पड़े, हो सकता है कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पूरी करनी पड़े। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। बट क्या मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? क्या कुछ ऐसा है कि भाई मैनेजर बनने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे एक एग्जाम बनाया गया है? जैसे कि अगर आप लॉ करते हो तो लॉ के लिए होता है ना कि यार क्लैट आपको देना पड़ेगा, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको सीए फाउंडेशन देना ही पड़ेगा। बट ऐसा मैंने कहीं पर भी कोई एग्जाम नहीं सुना कि मैनेजर बनना है तो ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। वो तो अपने अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से वहां पर चीजें खुद से डिजाइन की गई है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट में नहीं आता है। ठीक, उसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे प्रोफेशन है ना, इनकी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि एक बॉडी है, एक कह सकते हो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके साथ ये लोग जुड़े होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं इस प्रोफेशन के अंदर आपकी एंट्री
और आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, यानी कि उस प्रोफेशन में रहकर आप कैसे बिहेव करोगे। जैसे कि लॉयर के लिए ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारा आईसीआई है किसके लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। तो जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस है ये इन प्रोफेशंस के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि एंट्री रूल्स बनाते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं इनको, प्लस मेंबरशिप आपको इन्हीं प्रोफेशनल एसोसिएशन से मिलती है। बट अगर इसी चीज की मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है जिसका मेंबर बनना आपके लिए कंपलसरी हो। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आईसीआई आपको एक मेंबरशिप देगा, वो आपके लिए कंपलसरी है। बट किसी भी एसोसिएशन के बारे में ऐसी बात नहीं हुई है जो मैनेजर बनाने की मेंबरशिप आपको देता हो, ठीक है। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जरूर होगा, यानी कि हाउ टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन सभी को वो जो कोड ऑफ कंडक्ट उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बनाए हैं कि किस तरीके से उनके मेंबर्स का बिहेवियर रहने वाला है, वो यहाँ पर फॉलो करते हैं अपने प्रोफेशन में रहकर। बट मैनेजमेंट के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन करता है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारे मैनेजमेंट में फुलफिल नहीं होता। यस, सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस हैं सब लोग आपको एक सर्विस दे रहे हैं, है ना। एक डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट की सर्विस दे रहा है, लॉयर आपको जस्टिस दिलाने की सर्विस दे रहा है, यानी कि लीगल सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। तो ये सभी लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो यस, मैनेजमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं सर्विसेज हैं, बट यस हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं। मोर ओवर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे, वो लोग फी चार्ज करते हैं। बट हमारे मैनेजमेंट में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है। तो प्रोफेशन के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि फीचर्स नहीं आते सारे प्रोफेशन के, तो ये कोई एक फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन तो नहीं है डॉक्टर और लॉयर की तरह। बट हाँ, हम कह सकते हैं इन फ्यूचर मैनेजमेंट भी हमारा एक प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि आप सभी लोगों को ये पता चला कि बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, बट क्या सभी लोग सेम जॉब पोजीशन पे होते हैं? नहीं, हर किसी के पास अलग अलग अथॉरिटी और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिसके पास जितनी अथॉरिटी उसी के इक्विवेलेंट होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, तो ये सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप भी बनाता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे, कुछ लोग होते हैं मिडिल लेवल पे और कुछ लोग होते हैं लोअर लेवल पर। तो ये जो लेवल्स डिसाइड किए गए हैं ये किस बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं? ये डिसाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी असाइन की जाती है, ठीक है। सो बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब जो अलग करती है लोगों को एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि किसी के पास अथॉरिटी ज्यादा है तो किसी के पास कम है, और उसी के बेसिस पर हमने अपनी एक हायरार्की डिजाइन करी है। कुछ इस तरीके से हमारी हायरार्की होती है, जैसे कि आप लोग पढ़ के आए हो। इस तरीके से हम पिरामिड की फॉर्म में अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, जहां पर ये सबसे पहले हमारे टॉप लेवल आते हैं, फिर हमारे पास हमारे ये मिडिल लेवल होते हैं, और नीचे हमारा ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, और आप इसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बेटा इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इनके डेजिग्नेशंस याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है केस स्टडी में आपको वो डेजिग्नेशन दे, फिर आपको पहचानना है कि कौन सा लेवल है और उसी के आपको फंक्शन लिखने होंगे। तो बेटा यहाँ पर ना सारे बड़े बड़े वाले लोग होते हैं, वो लोग जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग कमरों में बैठते हैं, उनको अलग से एक कैबिन मिलता है भाई, अच्छा खासा मस्त उनका डिजाइन किया गया होता है, पूरा ऑफिस और एसी वेसी सब मस्त सी चेयर लगी होती है ना। तो जो इतने बड़े बड़े वाले लोग हैं ना हमारे, जैसे कि कंपनी का सीईओ हो गया यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारा जनरल मैनेजर हो गया, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, ये सारे के सारे लोग बड़े हाई प्रोफाइल लोग सारे टॉप लेवल के अंदर आते हैं। अब मिडिल लेवल के अंदर कौन आएंगे? मिडिल लेवल के अंदर बेटा आते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट्स बने होंगे तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाएंगे। अगर हमारा ऑफिस डिविजन्स में बटा हुआ है, अलग अलग डिविजन्स है प्रोडक्ट वाइज, तो डिविजनल हेड होते हैं। हमारे बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं फैक्ट्री में, तो प्लांट का सुपरिटेंडेंट हम लोग बना देते हैं। यानी कि जितने भी हम लोगों ने देखा ना इंचार्ज वगैरह होते हैं, है ना, तो वो सारे कहाँ आते हैं बच्चे? वो आते हैं हमारे मिडिल लेवल पे।
उसके बाद आता है हमारा कौन सा वाला लेवल बेटा, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। चलो मिडिल लेवल वाले भी देख लो एक बार डेजिग्नेशन यहाँ से, फिर फंक्शन एक साथ बताती हूँ। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड। सुपरवाइजरी में कौन कौन से आगे बेटा, फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सारे हम लोगों के वहां आ जाते हैं। जैसे हम क्लास में मॉनिटर बना देते हैं ना, तो मॉनिटर आपका ऑपरेशनल लेवल पर है, ठीक है। हम टीचर्स कह सकते हो मिडिल लेवल पे, और हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टॉप लेवल पे हो गए, ठीक। अब देखो जरा टॉप लेवल क्या क्या काम करता है, सारा मेन काम करेगा, बिकॉज भाई वो फाउंडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो बहुत सारे मेन काम करते हैं। जैसे कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन फिट करना, उनको इंटीग्रेट, यानी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर आना, बेसिकली जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक साथ लेकर आना। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। अल्टीमेटली इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। ये लोग एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी है, ये देखना है कि इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है और उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए पूरे इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है पूरी एक्टिविटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, उन सभी के लिए इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है। गोल्स बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हर एक चीज को मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मेन काम इन लोगों ने कर दिए। चलो उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है बच्चों, मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी बातें उसे टॉप लेवल ने बताई हैं वो सारी बातें वो जाकर ऑपरेशनल मैनेजमेंट को बताता है। क्यों? क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द टॉप एंड द ऑपरेशनल लेवल। ये मिडिल लेवल ऑपरेशनल वालों का सुपीरियर है और हमारे टॉप लेवल का सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट मतलब समझते हो ना, जो पर्सन किसी के अंडर काम करता है, एम्प्लॉय कह सकते हो आप, ठीक। तो ये सारी पॉलिसीज को इंटरप्रेट यानी कि उनको समझाते हैं। ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है उतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, सभी को उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाना, असाइन करना इनका काम है। टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना कि भाई शांत रहो, करते रहो, काम बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, तो मोटिवेट करना, कोऑपरेट करना सभी लोगों के डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये सारा काम मिडिल लेवल का होता है। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल क्या करता है मेरे बच्चों, वो वर्कर्स पर नजर रखता है। भाई देखो मॉनिटर क्या करेगा, बच्चों पे नजर रखेगा ना, उन्हीं में से हमने किसी एक को चुना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सभी बच्चों पे नजर रखेगा। तो ऐसे ही जो यहाँ पर हमारा सुपरवाइजर होता है, फॉरमैन होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो क्या करता है, ओवरसी मतलब नजर रखता है उनके एफर्ट्स के ऊपर कि वर्कफोर्स हमारी क्या काम कर रही है, वर्कर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और उनकी कोई भी अगर बात होती है तो उनकी बातों को सुनता है, उनकी कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, कोई ग्रीवियंसेस है उनकी, तो उनको सॉल्व करने का काम करेगा। प्लस जो हमारे मिडिल लेवल ने बातें बताई होंगी वो सारी बातें इनको बताएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों को मेंटेन करेगा, वेस्टेज को कम करने की कोशिश करेंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो ये सारे काम किसके होते हैं बेटा, ऑपरेशनल लेवल के, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। बच्चे जब मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको बताई तो याद करो, मैंने आपको ये बोला था कि मैनेजमेंट ना कुछ प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए ये जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसमें 5 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब बात करूं मैं अगर प्लानिंग की, तो बेटा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब वही है जो तुम लोग हर टाइम करते रहते हो। कभी तुम्हें मूवी देखने जाना होता है तो तुम प्लान करते हो, कभी तुम्हें अगर स्कूल बंक करना होता था तो तुम प्लान करते थे। आज तुम यहाँ पढ़ने बैठे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो भी तो कुछ प्लानिंग करके बैठे हो। आज आपकी काजल मैम अगर आपको बता रही हैं ये सारी बातें, यहाँ पर आकर आपको पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर मैम ने भी तो प्लानिंग करी होगी। तो बेटा प्लानिंग हमेशा एडवांस में होती है ना, यहाँ पर ये सब कुछ करने से पहले हमने चीजों को सोचा है। क्यों? और सोचा किस बेसिस पर? एक ऑब्जेक्टिव था हमारे सामने, जैसे कि मेरे सामने ऑब्जेक्टिव है तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना, तो उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो मैंने सारी चीजों को सोचा ना। तो बेटा प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान। भाई पहले टारगेट सेट करो, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा एक्शन प्लान यहाँ पर डिजाइन कर दो। और ये सबसे प्यारी लगती है मुझे ये लाइन, बहुत प्यारी, मेरी अपनी बहुत फेवरेट लाइन है ये। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये आपको बताता है कि भाई आज अगर हम यहाँ पर है तो कल हमें कहाँ तक पहुंचना है। आज मान लो हम 0 पे है, कोई बात नहीं भाई, हमें 0 से हीरो बनने की सारी स्ट्रेटेजी आती है। आपकी काजल मैम आपके साथ है, 0 से हीरो तुम बनकर जाओगे। तो मान लो आज तुम 0 पे हो, वेयर वी आर, आर प्रेजेंट सिचुएशन, वेयर वी वांट टू गो, हीरो
हीरो बनना है ना, फ्यूचर सिचुएशन। तो जब आप प्लान अच्छे से करते हो ना, तो आप ये जो गैप है ना कि आज हम कहाँ पे हैं, कल को हमको कहाँ तक पहुंचना है, तो उस बीच के गैप को खत्म करता है प्लानिंग। ठीक है, कि आज कोई बात नहीं, थोड़ी टेंशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन 28 मार्च को जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे ना 1:30 बजे, तो वही फिर से एक प्यारी सी स्माइल के साथ निकलोगे और दिल में काजल मैम का नाम होगा कि मैम थैंक यू सो मच, 80 में से 80 कहीं नहीं गए। सो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, ये कब होगा? जब प्लानिंग अच्छे से होगी। पढ़ लो नालायको, इतने भी मत हवा में रहो, ठीक है, पढ़ाई कर लो पहले। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये प्लानिंग वर्क कब करेगी? प्लानिंग तो हमने कर ली, बट उसके लिए हमें सारे अरेंजमेंट भी तो करने पड़ेंगे। अब अरेंजमेंट किस टर्म्स में करने होते हैं बेटा? ड्यूटीज असाइन करनी है। ये देखो ड्यूटी असाइन करके हम आपके सामने खड़े हुए हैं। टास्क ग्रुप करना है कि भाई कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, कब कब क्या क्या चीजें बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करेंगे कि भाई देखो हमें ये सारा काम करना है, तो जितने भी लोगों को यहाँ पर हमें चीजों को समझाना है, तो क्या काम करना है, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर अरेंज करनी होती है। और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी, वो सारी चीजें हम लोग कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइज का मतलब ही क्या होता है? काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग। अब भाई हमने प्लान भी कर लिया, चीजों के बारे में सोच भी लिया, करेगा कौन? स्टाफ ही तो करेगा ना। तो स्टाफ का मतलब होता है फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब आपके पराग सर ने भी ये सोचा होगा कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में तो मेरे बच्चे धूम मचा रहे हैं, बिजनेस स्टडी से कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं और इधर उधर उन्हें भटकना पड़ता है। तो एक साल पहले उन्होंने जो चीज प्लान करी और उसके बाद आपकी क्या जोल मैम को आपके सामने लेकर आए। सो फाइंडिंग एंड प्लेसिंग, फाइंडिंग ढूंढा ना, फिर प्लेस किया राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्यों? क्योंकि इसी से अल्टीमेटली जो हम करेंगे उसी का रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, सो स्टाफिंग समझ गए। उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद खूब सारा इंस्ट्रक्शन दिया सर ने हमको, खूब सारी बातें समझाई, हमारे साथ कम्युनिकेट किया। टाइम टू टाइम जब हम डिमोटिवेट होते थे बहुत सारी चीजों को देखकर, तो हमें क्या किया? हमें मोटिवेट किया कि भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो करते रहो करते रहो। और वही सब चीजों को देख के हमने आपको मोटिवेट किया। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना स्टाफ को, जिनको भी हमने चुना है काम को करने के लिए। उसके बाद भाई जब काम हो जाएगा तो कंट्रोलिंग करनी है कि क्या सोचा था और क्या हुआ, सोचा क्या था और क्या हुआ के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना और ये चेक करना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ हमने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, उस स्टैंडर्ड्स को हम अपनी करंट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे और अगर कुछ कमी बहुत रह गई होगी तो उसको हम लोग करेक्टिव एक्शन लेकर ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों को पांचों फंक्शन समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल सीबीएसई का मुझे लगता है ये फेवरेट टॉपिक है, पर सीबीएसई बहुत तेज हो रही है आजकल। ऐसा ना हो कि हर बार ये वाला टॉपिक देती है और तुम इसी के सहारे चले जाओ और वो कुछ और पूछ ले। करना सब कुछ है हमें। जब मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा रही हूँ तो तुम सब कुछ क्यों नहीं पढ़ के जा रहे हो? ये तो एक होता है कि चलो यार हर बार पूछा जा रहा है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के चले जाना। ठीक है, अब बेटा कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वही है जो आपके और हमारे बीच में यहाँ पर चल रहा है कि मैंने आपको कहा कि बेटा इतने बजे आ जाना, क्लास होगी, और आप आके बैठ गए अच्छे बच्चों की तरह। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन ना। हमने एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ बांधा है। दिस इज द बाइंडिंग फोर्स। और आप अपनी इच्छा से यहाँ आकर बैठे हो, मैं भी अपनी इच्छा से आकर बैठी हूँ, आप भी अपनी इच्छा से आकर बैठे हो। तो यही तो होता है बेटा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में मैं 3 बातों को कहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन हमारी 3 बातों को यहाँ पर इन्वॉल्व करता है। एक तो होता है बेटा सिंक्रोनाइजेशन, एक होता है यूनिफिकेशन, एक होता है हार्मोनाइजेशन। कि हमें साथ चलना है, भाई मिलकर एक साथ चलना है, एक ही टाइम पर चलना है और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाकर चलना है। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन को एक बाइंडिंग फोर्स कहा गया क्योंकि ये आपस में सभी फंक्शंस को जोड़े रखता है। और इसको याद है कंपेयर किया जाता था कि जो एक माला होती है उसके अंदर जो धागा होता है, इसको उससे कंपेयर किया कि अगर वो धागा टूट गया ना, कोऑर्डिनेशन वो थ्रेड ही है, थ्रेड इन अ गार्लैंड, अगर वो धागा टूट गया तो भाई सब कुछ बिखर जाएगा, फूल बिखर जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इट इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस, ये हमारा कीवर्ड है इसके अंदर, ऑफ द मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी बच्चे तो ओवरलैपिंग होगा, एक ही काम 2 बार हो सकता है हो रहा हो, मतलब chaos हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हर एक जगह पर चाहिए। ठीक, और कोऑर्डिनेशन को बोला गया इट इज द इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस, मतलब ये ऑटोमेटिकली सभी फंक्शंस में मौजूद है और हमें ये चाहिए। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते बच्चों फीचर्स के साथ। तो बच्चों फीचर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। आप लोग सभी लोग अलग अलग जगह पर काम कर रहे हो, जैसे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बट अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट आने वाला ना बेटा, वो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर आने वाला है ना। सभी सब्जेक्ट्स में आपको पास होना है, तब जाकर ही आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो कोऑर्डिनेशन यही करता है कि सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, बट हमें उन सभी के ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर आना है, क्योंकि वो सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। सो इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ group efforts to ensure that the performance is at par with the plans and the schedule as per the, ठीक है, कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो जैसा हमने प्लान किया, जैसा हमने शेड्यूल किया है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। काम सभी लोग कर रहे हैं, एक्शंस में सभी हैं, लेकिन सबके एक्शंस में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। सो इट इज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट and ensures that efforts are focused towards achieving the organization goals। सभी लोग काम कर रहे हो, लेकिन काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। ये एक तरीके की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर जगह, हर लेवल, हर एक एक्टिविटी में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ नहीं है। प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर वो खत्म हो जाएगी एक एक्टिविटी तो दोबारा से हमें चाहिए। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं होता कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेट करे, मिडिल लेवल टॉप और लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करे, लोअर लेवल अपने जो उसके नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। तो ये तो हर लेवल पे जो मैनेजर काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डेलिब्रेट होता है। डेलिब्रेट मतलब होता है कॉन्शियस और डेलिब्रेट मैनर में आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को फॉलो करते हो। मतलब कि जबरदस्ती तो ये नहीं हो सकता ना, ये आपके कॉन्शियस एफर्ट है, ये आपकी विलफुल स्पिरिट है। आप जाने को कहीं भी जा सकते थे ना इस टाइम पर आप नहीं गए। आप क्यों आज यहाँ पर आकर बैठ के पढ़ रहे हो, अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो ना। आपकी विलफुल स्पिरिट है जिसने आपको एक डायरेक्शन दी कि काजल मैम का लेक्चर है, खोलना है, निकालना है और पढ़ना है ना। सो दिस इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक, उसके बाद ऑल परवेसिव है भाई, हर जगह पर चाहिए आपको। टॉप लेवल पर भी चाहिए, मिडिल लेवल पर भी चाहिए और लोअर लेवल पर भी चाहिए। इवन आपको हर एक फंक्शन में भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों आखिरी टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इतना कोऑर्डिनेशन के बारे में बोल रहे हो, क्यों जरूरत है इस कोऑर्डिनेशन की? बहुत जरूरत है, तीन चीजों की वजह से जरूरत है। क्यों? ग्रोथ इन साइज। जब जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है ना, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना। क्यों? देखो भाई, तुम पहले सिर्फ दो दोस्त हुआ करते थे, दो दोस्तों में क्या ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता होगा। एक ही बात जब कर रहे हो तो डिस्कशन करते हो, बात खत्म हो जाती होगी। अब वही तुम्हारा ग्रुप बन के 10 लोगों का हो चुका है। जब 10 लोगों का ग्रुप होगा ना, सभी की बुद्धि अलग तरीके से चलती है, सभी लोग अपने अपने चलाने की भी कोशिश करते हैं। अब वहां चाहिए तुम्हें कोऑर्डिनेशन। क्यों? ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता है ना बेटा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आपस में किटपिट किटपिट शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबका दिमाग बुद्धि अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबके अपने अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं। तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या होते हैं बेटा, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो हमें हार्मोनाइज करना होता है इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। ठीक, मार्क कर रहे हो ना की लाइंस। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? अब देखो बेटा, जब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ना, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब तुमने स्कूल में बहुत पढ़ाई करी, तो मैं थोड़ी सी स्कूल की याद दिला दूं। खत्म हो गया है तो याद तो करना ही है ना। स्कूल से बेहतर कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, जितने भी बड़े कॉलेज में चले जाना, बट स्कूल ना बेस्ट होता है मेरे बच्चों। तो अब स्कूल में क्या है कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, है ना। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी टीचर किसी भी पीरियड में आके खड़ी हो जाती थी कि अच्छा मैडम आज आप नहीं पढ़ाओगी, बाहर निकलो क्लास से, मैं पढ़ाऊंगी आज। ऐसा तो नहीं करती होगी ना टीचर्स। हर कोई अपने अपने अलॉटेड पीरियड में ही आती होंगी और आपको पढ़ाकर चली जाती होंगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, स्कूल वालों ने कोऑर्डिनेशन बनाया, टाइम टेबल बनाया, क्योंकि अच्छे से सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराना था, लड़ाई झगड़ा ना हो टीचर्स के बीच में, इसलिए उनको एक प्रॉपर अलॉटेड टाइम टेबल दिया। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब उनके बीच में भी तो हमें कोऑर्डिनेशन सेटअप करना है ना, क्योंकि सबके अपने ऑब्जेक्टिव, सबकी अपनी पॉलिसी, सबके अपने गोल्स हैं। तो बेटा सभी डिपार्टमेंट और डिविजन्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज और अपना स्टाइल होता है काम करने का। तो सभी डिपार्टमेंट्स को इंडिविजुअली को इंटरडिपेंडेंट तरीके से काम कराना है, ताकि वो आइसोलेटेड अपने आप को ना फील करें। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उन सभी की एक्टिविटीज के बीच में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशलाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन चाहिए क्यों? जब बहुत सारे धुरंधर लोग एक साथ बैठे हुए हो ना,
यानी कि स्पेशलिस्ट। भाई आजकल का हमारा जमाना मॉडर्न जमाना है, हर चीज में हम लोगों को स्पेशलिस्ट चाहिए, तो हम लोगों ने बुला लिए धुरंधर लोग। अब वो धुरंधर लोग अपनी अपनी बातचीत में लगे हुए हैं, कोई किसी की बात को मानने के लिए राजी नहीं है, और जब तक वो राजी नहीं होते तब तक हम लोग क्या ही कर लेंगे। तो बेटा ऐसा आपने देखा होगा ना, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सिंगिंग शोज देखते हो, डांसिंग शोज देखते हो, वहां पे कंटेस्टेंट बेचारा सामने खड़ा हुआ है, बेचारा ऐसे करके, और वो लोग आपस में अपनी पंचायत कर रहे हैं कि नहीं हम इसको मुंबई नहीं बुलाएंगे, नहीं हम इसको नहीं देंगे ये सुनहरी टोपी। भाई जब तक वो लोग एक ओपिनियन पे नहीं आएंगे तब तक वो बेचारा कंटेस्टेंट खड़ा रह जाएगा ना। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा है, तुम एक डिसीजन लेने चाहते थे, तुमने बुला लिया स्पेशलिस्ट अपने यहाँ पे। अब जब तक उन स्पेशलिस्ट के ओपिनियन, उनके अप्रोचेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी, अपने प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि हम इंटीग्रेट कर सके उन सभी स्पेशलिस्ट को और एक बात पर पहुंच सके। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स नहीं भी लिखा है तो ये लिख सकते हो कि उनके ओपिनियंस में, उनके अप्रोचेस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये लो कितने बढ़िया और मजेदार तरीके से चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो ध्यान से चैप्टर को समझ लिया है ना। अब समझ कर क्या करना है, हाँ मैडम हमने तो चैप्टर समझ लिया, हमारा काम हो गया, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। नालायकों ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हें क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है लिखने लायक। तो अच्छे से इस चैप्टर को अब समझ कर याद कर लो, सारे की सारी हेडिंग्स लिख कर देख लो, कुछ कुछ लाइंस भी लिख कर देख लेना, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बट उससे पहले ये चैप्टर बिल्कुल रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो पे आपका कमेंट होना चाहिए कि मैम चैप्टर नंबर 1 डन विद राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।